स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पे आप बच्चों का सबका स्वागत करती हूँ। और पार्टनरशिप एक्ट में जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ रहे हैं उसी में एक और टॉपिक लेते हैं कि किस तरह से जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसका किस तरह का सेटलमेंट होगा और जो गुडविल होती है उसका सेल कैसे किया जाएगा। गुडविल के लिए कौन कौन से नियम शर्तें और कौन से सेक्शंस को ध्यान रखना पड़ता है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप कर दीजिए, और अगर कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आज की क्लास के लिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 50 से लेकर के 55 तक। आपको मैं पहले ही अपने बोर्ड पे मेंशन कर देती हूँ कि कौन से सेक्शंस को हम कवर करने वाले हैं। तो जो सेक्शन 50 से 53 तक के 4 हैं वो तो कवर करेंगे पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड, जो पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया जाएगा उसको, और जो सेक्शन 55 है वो कवर करता है गुडविल की किस तरह से सेल की जाएगी। राइट, अब शुरू करते हैं। जो सेक्शन 50 से 53 क्या कहता है। जो सेक्शन 50 है ना, अब जो सेक्शन 50 है वो ये कहता है टू सेटल द डेब्ट्स ऑफ द फर्म आउट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, यानी जो फर्म के जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं उनको सेटल डाउन करना, ताकि कि जो हमारी प्रॉपर्टी है फर्म की उसकी वैल्यूएशन एग्जैक्ट निकल सके, है ना। जब आपने निर्णय ले लिया है कि डिसोल्यूशन कर रहा है और डिसोल्यूशन करने के लिए एक 5 स्टेप प्रोसेस को भी आपने कवर कर लिया है। जरूर आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। 5 तरह का एक प्रोसेस होता है, 5 स्टेप प्रोसेस होता है जिसको अपन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में काम में लेते हैं। कौन सा है वो प्रोसेस उसको भी मैं अभी बता ही देती हूँ, ताकि आपको आगे बढ़ने में भी आसानी होगी और ये डिसोल्यूशन के फर्म के प्रोसेस को समझने में भी आसानी होगी। देखो, पहला स्टेप होता है सबसे पहले रिव्यू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है उसको रिवाइज कर लेना, फिर से देख लेना कौन से नियम है, कौन से शर्तें हैं, कौन सी कोई बाउंडेशन है, वो सारी चीजें देख ली जाती हैं। नंबर 2 कहता है डिस्कस विद अदर पार्टनर्स। जब आपने अपने एग्रीमेंट को चेक कर लिया है तो अब अपने दूसरे पार्टनर्स के साथ में डिस्कस किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा और सलाह मशवरा करके फिर एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि वेदर वी आर रेडी टू टेक द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और नॉट। राइट, अब नंबर 3 स्टेप ये कहता है फाइल करना पड़ेगा डिसोल्यूशन के पेपर्स को, यानी फाइलिंग करनी होगी। जब ये कहता है इसमें गुडविल की जो फर्म है उसकी गुडविल की किस तरह की कैलकुलेशन होने वाली है, हम उसे एज एन एसेट्स मानेंगे और एसेट्स की कैलकुलेशन में शामिल करेंगे, या एसेट्स तो मानेंगे लेकिन अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए वो डिसोल्यूशन पेपर्स को रेडी किया जाएगा। फिर एक बात आ गई इंपॉर्टेंट, नोटिफाई अदर्स। आपको ध्यान है मैंने कल की क्लास में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताया था कि जॉन और ओलिवर वाला केस था, और जो पीटर और जॉन पार्टनर हैं और उसने ओलिवर से कर्जा लिया फर्म के नाम पर, क्योंकि उन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया था इस वजह से ओलिवर को कोई भी दिक्कत नहीं हुई और जॉन को वो पैसा पे करना पड़ा। यहाँ पे यही चीज कहता है। चौथा स्टेप होता है नोटिफाई करना अदर्स को, यानी एक प्रेस नोटिस या एक पब्लिक नोटिस निकलवाना, ताकि पूरी पब्लिक को पता चल जाए कि ये फर्म डिसोल्यूशन कर रही है और अब इसके साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कमर्शियल ट्रांजैक्शन किया जाता है तो ये अपनी जिम्मेदारी होगी, फर्म की जिम्मेदारी या पार्टनर्स की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अब नंबर 5 की बात करते हैं। ये कहता है सेटल एंड क्लोज ऑल द अकाउंट्स। जितने भी अकाउंट्स खुले हुए हैं उन अकाउंट्स का सेटलमेंट करना और उनको क्लोज करना। क्यों? क्योंकि फर्म को आप क्लोज करने की तैयारी कर रहे हो तो फर्म में जो अकाउंट्स खुले हुए हैं उनको भी क्लोज करने की बात करनी ही होगी। तो ये कहता है बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं और उनको सबको असेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करते हुए उन सभी अकाउंट्स को बंद करना होता है। राइट, अब आगे की बात करते हैं। जो हमारा सेक्शन 50 ने कहा है वो कहता है कि सेटल करो सारे डेब्ट्स को, यानी फर्म ने जो भी कर्जे लिए थे उनको समायोजन करना। सेटलमेंट का मतलब होता है समायोजन करना, एडजस्ट करना, और उसके बाद ताकि कि उसकी प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन हो जाए। क्योंकि आप मान के चलो फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द valuation of property, then we have to settle the debts, then we calculate the exact value of property, right? तो इस सेक्शन 50 ने ये कह दिया कि एसेट्स की कैलकुलेशन होनी है। अब 51 क्या कहता है, टू हैव पर्सनल प्रॉफिट्स एंड टू रिसीव रिटर्न ऑफ प्रीमियम। बहुत अच्छी बात कहता है 51। ये कहता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे फर्म जब डिसॉल्व होती है तो जो एग्रीमेंट आपने पहले से तय कर लिया है कि ये बात होगी तब हम इसे डिसॉल्व करेंगे, और अगर कोई एक पार्टनर कोई भी ऐसी बात कर दे
और उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट में जाकर के उसका डिसोल्यूशन हो रहा हो, तो दूसरे पार्टनर्स को उस पर प्रीमियम मिलता है, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। और एग्रीमेंट में अगर ये कहा गया कि 15 साल बाद में फर्म को डिसॉल्व करा जाएगा और अगर 10 साल बाद ही फर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है, तो कुछ पार्टनर्स का उस पर प्रीमियम मिलता है और उनके पर्सनल प्रॉफिट्स को दिया जाता है, क्योंकि उनकी पूंजी उसमें लगी हुई है और वो पूंजी अब निकल जाएगी तो उसका जो नुकसान होगा वो कौन बियर करेगा। तो ये वाली चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें ये कहा जाता है कि इफ़ अ फर्म डिसॉल्व अर्लियर देन द टाइम फिक्स्ड फॉर इट, then the partner paying the premium can receive a return of a reasonable part of premium। जो प्रीमियम पे कर रहा था उसको एक हैंडसम पार्ट ऑफ प्रीमियम मिलेगा, ये उसका हक बन जाता है अगर एक फिक्स टाइम पीरियड से पहले डिसॉल्व कर जा रही हो तो। अब ये कहता है कुछ चीज़ें इसमें शामिल होती हैं कि ये बातें शामिल ना हो तो ही ये बात लागू होगी। जैसे किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो फिर ये बात लागू नहीं होगी कि जो फिक्स पीरियड रखा गया था और फिक्स पीरियड से पहले अगर वो डिसॉल्व हो रही है तो ऐसे में पेइंग पार्टनर को प्रीमियम नहीं मिलेगा। दूसरी बात कहता है ड्यू टू मिसकंडक्ट ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर ने कोई दुर्व्यवहार कर दिया हो प्रीमियम पे करते समय, तो फिर अब उसको कोई प्रीमियम नहीं मिलेगा। तीसरी बात कहता है पोस्ट एन एग्रीमेंट विच हैज़ नो प्रोविजन फॉर द रिटर्न ऑफ प्रीमियम, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट पोस्ट कर लिया जाना जिसमें प्रीमियम को पे करने का कोई उसमें बात ना शामिल हो तो भी उसे प्रीमियम नहीं मिलेगा। यानी तीन बातों के अलावा अगर फिक्स पीरियड से पहले फर्म डिसॉल्व होती है तो पार्टनर को, पेइंग पार्टनर को प्रीमियम का हिस्सा दिया जाता है। ठीक बात है। तो ये सारी बात कह दी किसने? सेक्शन 51 ने। अब बात करते हैं 52 की। सेक्शन 52 क्या कहता है? वो कहता है टू लीन, सबरोगेशन एंड टू इंडेमनिफिकेशन। यदि कोई नुकसान हुआ है उसकी वजह से तो, या कोई चीज़ को रोकने का जो अधिकार होता है वो यूज़ करने का, सबरोगेशन कहता है अपने हक में रखने का, वो सारी चीज़ों का राइट देता है 52 सेक्शन। और 52 सेक्शन ने ये साफ कह दिया है कि किसी भी व्यक्ति के पास में इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप इज रिसेंड due to fraud or misrepresentation, then the party who can rescind the contract is entitled to, अगर किसी ने कोई इसमें गड़बड़ की है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स ने मिसरिप्रेजेंट किया है या कोई फ्रॉड किया है, तो ऐसे में वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा सकता है। और तोड़ने के बाद उसे क्या क्या राइट मिल जाएंगे? वो कहता है लीन कर सकता है असेट्स को जो फर्म की है और फर्म के जो डेब्ट्स को रिकवर किया जा सकता है, इसलिए वो उस असेट्स को रोक सकता है, या वो रैंक कर सकता है एज अ क्रेडिटर ऑफ द फर्म फॉर एनी पेमेंट मेड बाय हिम टुवर्ड्स द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। फर्म के कर्जों के इसमें वो अपने लिए उस चीज़ के लिए रैंकिंग कर सकता है अपने आप को एज अ क्रेडिटर। और तीसरी बात कहता है एंड इंडेमनिफाई फ्रॉम द पार्टनर्स गिल्टी ऑफ द फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट ऑल डेब्ट्स ऑफ द फर्म। ये कहता है उस पार्टनर से जिसने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंट किया है उससे वो उसकी वसूली कर सकता है, यानी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। ये भी बात हो गई आपके 52 से। अब सेक्शन जो 53 है वो क्या कहता है? वो कहता है टू रेस्ट्रेन पार्टनर फ्रॉम द यूजिंग ऑफ फर्म्स नेम। बाकी सारे पार्टनर्स को एक बंधन डाला जा सकता है, रोका जा सकता है कि वो फर्म की गुडविल को यूज़ नहीं करेंगे या फर्म के नाम को वो यूज़ नहीं करेंगे। यानी फर्म डिसॉल्व हो गई है और फर्म का बाजार में नाम था, अब इस फर्म के नाम को बाजार में आप पर्सनल यूज़ नहीं करेंगे। कितने? एक लंबे समय तक, वो एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाता है और एक पर्टिकुलर एरिया तक, क्योंकि एक हर बाजार में उस फर्म की तो पहचान नहीं है ना, बट लोकल मार्केट में तो उस फर्म की पहचान है ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक और पर्टिकुलर टेरिटरी तक उस फर्म के नाम को यूज़ करने से रोका जा सकता है सेक्शन 53 के हिसाब से। अब बात करते हैं जो फर्म की गुडविल है उसका सेल कैसे किया जाएगा। आपको पता है गुडविल एक एसेट्स मानी गई है, यानी संपत्ति मानी गई है, और जब डिसोल्यूशन के टाइम पे फर्म की संपत्ति की कैलकुलेशन हो रही थी यानी वैल्यूएशन हो रहा था, उस समय हो सकता है गुडविल को भी एज एन एसेट्स मानते हुए वहाँ कैलकुलेशन कर दी गई हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसे असेट्स तो माना गया लेकिन उसे एक अलग से असेट ट्रीटमेंट दिया गया हो और उसकी जो सेल करने, उसको भी बेचने का काम किया गया हो, तो वो क्या होगा? तो ये कहता है गुडविल इज इंक्लूडेड इन द असेट्स ड्यूरिंग द सेटलिंग ऑफ the accounts of a firm after dissolution. The goodwill can be sold separately or along with the other assets of the firm.
दिस इज द सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। यानी इसने कह दिया कि उस गुडविल को असेट्स के साथ में बेचा जाएगा या अलग से बेचा जाएगा, ये डिपेंड करता है उन पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का, किस नेचर का साइन हुआ है। ये कहते हैं वंस द गुडविल ऑफ द फर्म इज सोल्ड आफ्टर डिसोल्यूशन, अ पार्टनर कैन कैरी ऑन एंड एडवर्टाइज अ बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द बायर ऑफ द गुडविल। ये कहता है अगर एक बार अलग से डिसोल्यूशन के बाद में फर्म की गुडविल को बेच दिया गया है तो वो पार्टनर जो है उस गुडविल को कैरी ऑन कर सकता है और एडवर्टाइज कर सकता है बिजनेस कंपटीशन में। आगे ये कहता है हाउएवर सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट बिटवीन हिम एंड द बायर ही मे नॉट, पर अगर बायर और उसके बीच में कोई एग्रीमेंट हो गया है तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकता है। हो सकता है कि सेलर ने यानी जो पार्टनर है उसने कुछ चीज़ों की लिमिटेशन डाल दी हो, यानी वो ये कह सकता है कि आप गुडविल यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा यूज़ द नेम ऑफ द फर्म या रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म या सॉलिसिट द कस्टम ऑफ द पर्सन डीलिंग विद द फर्म बिफोर द डिसोल्यूशन, यानी फर्म के डिसोल्यूशन होने से पहले उस ग्राहकों को इन चीज़ की जानकारी दे देना। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कह देता है कि एक बात आपको यहाँ जो सेल ऑफ गुडविल की बात कर रहे हैं, एक चीज़ आपको याद रखने की है, इंपॉर्टेंट टू नोट है दैट अ पार्टनर कैन मेक एन एग्रीमेंट विद द बायर ऑफ द गुडविल दैट ही विल नॉट कैरी ऑन एनी business similar to that of the firm or in certain local area limits। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ना तो उसके फर्म की गुडविल को सेम बिजनेस के उसमें यूज करेगा, ना ही उस लोकल लिमिट में यूज करेगा। आगे वो ये कहता है एक बात आपको याद रखनी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, सेक्शन 27 पढ़ा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है उसका जो सेक्शन 27 है वो ये कहता है किसी के भी बिजनेस करने में आप रेस्ट्रेन नहीं कर सकते, बाधा नहीं डाल सकते। तो क्या आप किसी के बिजनेस करने में बाधा नहीं डाल रहे हो इस तरह से? जी नहीं डाल रहे हो। बिल्कुल ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो सेक्शन 55 है ये कभी भी 27 सेक्शन जो 1872 का एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके अगेंस्ट नहीं है। ये चीज़ इसके अगेंस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप पार्टनरशिप में गुडविल को बेचते हो तो ये एक एग्रीमेंट है कुछ समय पीरियड के लिए कि एक तो आप इस तरह का बिजनेस नहीं करोगे जिस तरह के बिजनेस से उसकी गुडविल बनी है, दूसरा लोकल लिमिट तक उसको यूज़ नहीं करोगे, बाकी कहीं भी कर सकते हो। तो उसी टाइप का बिजनेस नहीं करेंगे। तो ये बात मान लीजिएगा ये बिजनेस के कार्यवाही में कोई व्यवधान नहीं है क्योंकि हमारा जो सेक्शन 27 ऑफ 1872 है वो ये कहता है यू आर नॉट सपोज टू रेस्ट्रेन द बिजनेस प्रोसीडिंग ऑफ द अदर्स। तो ये कहता है ये वो नहीं है। तो इसने ये कह दिया है, ये ध्यान रखने की बात है। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द पार्टनर कैन मेक एन एग्रीमेंट विद द बायर ऑफ द गुडविल दैट ही विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म और विद सर्टेन लोकल लिमिट। सच एन एग्रीमेंट notwithstanding section 27 of the Indian Contract Act is valid if the restrictions are reasonable। बिल्कुल कहता है ये वैलिड माना जाएगा कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है बिल्कुल रीजनेबल है, वाजिब है, तो ये कभी भी उसके खिलाफ नहीं है, राइट। तो इस तरह से मैंने आपको सेक्शन 50 से लेकर के 55 तक की बातें बता दी है। अभी बहुत सारे और इंटरेस्टिंग टॉपिक बाकी हैं हमारे साझेदारी अधिनियम में, इनको मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो समझ भी आ रहे होंगे और पसंद भी आ रहे होंगे। इससे आपकी स्टडी ना केवल ईजी बनेगी बल्कि इंटरेस्टिंग भी बनेगी। आपको पता भी है मेरे यूट्यूब चैनल का जो टैग है वो यही है, लेट्स द मेक स्टडी ईजी एंड इंटरेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली। थैंक यू।